तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, वर्क एनर्जी एंड पावर, क्लास 11th का चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहला आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वर्क क्या होता है और उसका जो वेरिएबल फोर्स की वजह से जो वर्क निकाला है तो वो कैसे निकाला जाता है, और आप लोगों को कांस्टेंट फोर्स की वजह से फोर्स जो वर्क निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है। वो बेसिकली कांस्टेंट फोर्स की वजह से आप लोग 9th क्लास में तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों को उसको समराइज कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल फोर्स की वजह से कैसे निकाला है तो वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले वर्क क्या होता है ये जानने वाले। ठीक है, कौन सा चैप्टर, वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, बहुत बड़ा लिखा हुआ है। वर्क एनर्जी एंड पावर। देखिए जो कांस्टेंट, देखिए सबसे पहली बात वर्क क्या होता है। ठीक है, वर्क अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से डिफाइंड किया गया है। दो बुक्स मैंने देखा है बेस्ट बुक, जिसमें आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह डिफाइंड किया गया वर्क को। वर्क मतलब क्या है कि एनर्जी का ट्रांसफर होना या एनर्जी का गेन होना। ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफर होना या गेन होना वाया फोर्स। तो वाया अ फोर्स मतलब क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर होना या गेन होना वाया अ फोर्स। एक फोर्स के होते हुए एनर्जी का ट्रांसफर होना या गेन होना, मतलब क्या, एनर्जी का बाहर जाना या ट्रांसफर होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना या गेन होना पाना। ठीक है, मतलब क्या है, अंदर गेन होना। ठीक है, ये बात है। लेकिन वर्क क्या होता है, यहाँ पर वर्क इसी तरह होता है। मतलब क्या है कि वर्क का जो आप लोगों को ऐसा यूनिट देखने को मिलेगा, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू जूल होगा, जिसको हम लोग कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, जूल मतलब क्या है कि ये एक एनर्जी का यूनिट है। जूल क्या है, एनर्जी का यूनिट है। तो ये क्या है, एक एनर्जी का यूनिट है। मतलब क्या है कि वर्क क्या है, वर्क एनर्जी के वजह से होता है। मतलब क्या है, एनर्जी आपके पास है तो कोई काम करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि ये रोड है, यहाँ पर कोई बक्सा रखा हुआ है जिसका मास m है, उसको आप लोग डिस्प्लेस करना है। मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक कुछ इस डिस्प्लेसमेंट देना है यहाँ तक, तो कैसे देंगे, ये तो रखा हुआ है, जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये वहाँ से वहाँ नहीं जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों को बाहर से क्या लगाना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा F। तो ये डिस्प्लेस करेगा यहाँ से यहाँ तक। तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो कितना क्या किया, वर्क किया। मतलब क्या है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इस मास पर कितना वर्क किया, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क किया। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंसेप्ट है उसको मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाने वाला, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अक्सर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होता है उसके बारे में देखते हैं। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो कितना, एक्सटर्नल फोर्स ये मास पर कितना वर्क किया। तो ये जो मास m है इस पर वर्क हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर, और ये डॉट प्रोडक्ट है तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, F वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू S वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। और ये कॉस थीटा क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन F वेक्टर एंड S वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फोर्स का भी डायरेक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन इधर है। मतलब क्या है कि 0 डिग्री इन दोनों के बीच में थीटा का वैल्यू, तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं F इंटू एस, मतलब क्या है, फोर्स F है, डिस्प्लेसमेंट S है, तो इतना वर्क किया। ठीक है, Fs मैं वेरिएबल में लेकर समझा दिया हूँ। इसका अलग अलग फोर्स मान लेते हैं 10 न्यूटन और ये 5 न्यूटन, तो कितना हो जाता है, 50 जूल का वर्क किया। बेसिकली ये था। ठीक है, तो वर्क ये होता है। अच्छा, यहाँ पर हो गया, ये फर्स्ट जो डिफिनेशन था ये बेसिकली हो गया एनर्जी का ट्रांसफर होना या गेन होना। एक फोर्स के प्रेजेंस में, बिना फोर्स के प्रेजेंस में एनर्जी का ट्रांसफर या गेन नहीं हो सकता। जितना एनर्जी था उतना ही रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट एनर्जी रहेगा यदि उस पर एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं लगे तो। ओके, तो ये बात है। अब यहाँ पर ये हो गया। अब बात यह है कि एक और डिफिनेशन है क्या, तो यहाँ पर जो हम लोग वर्क को डिफाइन करते हैं, एच वर्मा सर कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट dr वेक्टर इंटीग्रेशन वाला जो फॉर्मूला होता है वो हर तरह पर वैलिड होता है, हर तरीके से वैलिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग छोटा छोटा फोर्स लेते हैं। ठीक है, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr किया। ठीक, एक फोर्स F लगा तो कितना वर्क किया, तो F डॉट dr किया, F वेक्टर डॉट dr वेक्टर।
और उसको इंटीग्रेशन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यदि वेरिएबल फोर्स होगा, वेरिएबल फोर्स, तो इसको इंटीग्रेट करके निकाला जा सकता है, ठीक है। इंटीग्रेशन यदि कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट में क्या हो जाएगा, एफ बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, कितना डिस्प्लेसमेंट टोटल किया तो आर किया मान लेते हैं, तो एफ इंटू आर, ये हो गया सिंपल तरीका, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग देखा जाता है, लेकिन हम लोगों को जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, ये है, ठीक है। ये हो गया ऐसा यूनिट आप लोगों को पता चल गया। अच्छा अब देखते हैं हम लोग क्या, ऐसा यूनिट तो हो गया, SI यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू जूल, जूल जिसको हम लोग कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन हो जाएगा आपको, देखिए वर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस कॉस थीटा का वैल्यू, तो उसका डायमेंशन नहीं होता, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, आप लोग जानते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन आप लोग जानते हैं ना क्या होता है, MLT माइनस टू, MLT माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, तो L हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ML स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया क्या डायमेंशन, ML स्क्वायर T इनवर्स। फोर्स का और एनर्जी का ये सब का आप लोगों को थोड़ा सा डायमेंशन जो होता है उसको याद रखना पड़ेगा, वो बहुत काम देता है, ठीक है। तो ये हो गया डायमेंशन में, तो बेसिकली तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या कि जो फोर्स, वेरिएबल फोर्स कांस्टेंट फोर्स में कैसे हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बेसिकली देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये एक बॉक्स रखा गया है, ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, एक बॉक्स रखा गया है, इस पर एक फोर्स लग रहा है, कितना का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और उसको डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया, 0.1 मीटर, ठीक है। तो ये वर्क कितना किया, ठीक है, सॉरी ये 10 न्यूटन और हाँ ठीक है इतना, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यानी एफ एस कॉस थीटा, यानी एफ कितना है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.1, और एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, तो थीटा, देखिए इसका भी इधर ही इसका भी इधर ही, मतलब क्या है, थीटा का वैल्यू 0 है, तो कॉस 0 का वैल्यू 1, यानी 1 जूल का वर्क किया। कौन, तो ये फोर्स इस बॉक्स पर, ये मास पर, जो भी चीज बोलिए इस पर 1 जूल का ये फोर्स वर्क किया, ठीक है। ओके, बेसिकली सिंपल था, ये हो गया। कांस्टेंट फोर्स का तो समझ में आ जाएगा क्योंकि 9th क्लास में भी पढ़े हुए, लेकिन वेरिएबल फोर्स में थोड़ा सा देखते हैं। उसमें देखिए वेरिएबल फोर्स हम लोग किस तरह डिफाइन किया है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर R1 टू R2। ये क्या चीज के लिए है, तो ये वाला जो है ना, ये है वेरिएबल फोर्स के लिए। इसको हम लोग टोटली लगा सकते हैं, बेसिकली मैं आप लोगों को वेरिएबल फोर्स के लिए ये बोल दिया हूं, लेकिन यहाँ हर तरह से वैलिड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये तो हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को सिंपल क्या, ये जो डी आर वेक्टर लिखा गया है ना, डी आर, ये 3 डायमेंशन दिया गया, मतलब क्या है कि इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है। तो सिंपल ये हो गया वेरिएबल फोर्स पे। और इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि वेरिएबल फोर्स किस तरह हम लोगों को दिया रहेगा। तो मान लेते हैं क्या कि एक फोर्स दिया गया है जो क्या है, एक्स पर डिपेंडेंट है, ठीक है। किस तरह डिपेंडेंट है, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस तरह डिपेंडेंट है। बेसिकली हम लोगों को बताना है क्या कि बिटवीन x इज इक्वल्स टू 5 to x इज इक्वल्स टू 10 मीटर में वो कितना वर्क किया, ठीक है। ये वर्क डन निकालना है, फाइंड वर्क डन, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिंपल यही है कि ये सिर्फ एक्स एक्सिस में दिया गया है, ठीक है। एक्स एक्सिस में देने की वजह से हम लोग देखिए ये जो लिखा गया है ना, इसको हम लोग अलग अलग तरीके से कैसे लिखेंगे, वर्क डन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रल
x1 टू x2 यानी f डॉट dx भी लिख सकते हैं, और वर्क डन इन y डायरेक्शन इंटीग्रल y1 टू y2 f इन x डायरेक्शन f इन y डायरेक्शन dy, इस तरह भी लिख सकते हैं, और z में भी लिख सकते हैं आगे की तरफ इस तरह। देखिए वर्क डन इन z डायरेक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रल z1 टू z2 f इन z डायरेक्शन डॉट dz। इस तरह ये टोटल को समराइज करके इस तरह लिखा हूं मैं, ठीक है। ओके, ये एफ नेट है और ये डिस्प्लेसमेंट नेट है, ठीक है। और यहाँ पर क्या अलग अलग डायरेक्शन का अलग अलग इस तरह करके लिख सकते हैं। तो हम लोग इसका यूज़ करने वाले, इसका तो है नहीं, इसका भी है नहीं, इसलिए इसका सिर्फ दिया गया है तो इसका यूज़ करने वाले, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए क्या है, ये एफ दिया गया है। ओके, तो वर्क डन निकालना है, इंटीग्रल x1 टू x2 f इन x डायरेक्शन दिया गया है। मतलब क्या है, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, जो इस तरह हम लोग लिखते हैं ना, f ऑफ x, f ऑफ t, या कुछ भी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ x, डिस्प्लेसमेंट ऑफ t, डिस्प्लेसमेंट ऑफ v, ये अलग अलग सिचुएशन है। ये v ऑफ t, ठीक है। इसका मतलब यही है कि ये जो फोर्स है ना, ये बाहर की तरफ ब्रैकेट के बाहर वाला जो रहता है वो फोर्स है ना, जो भी चीज़ हो अलग, मैं यहाँ पर बेसिकली फोर्स बता रहा हूँ, अलग अलग सिचुएशन में तो अलग अलग चीज़ होगा ना। यहाँ पर जो है ना, ये क्या है, ये इस पर डिपेंडेंट है। जब तक इसका वैल्यू नहीं मिलेगा, जब उसके ये इसका वैल्यू नहीं मिलेगा। मान लीजिए ये इस तरह दिया गया है, तो हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोगों को फोर्स का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग f का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू मिलने वाला नहीं है। क्या है कि ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो f है ना, यहाँ पर देखिए ये f है, ये क्या है, डिपेंडेंट है। क्या चीज़ पर डिपेंडेंट है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, f इज डिपेंड अपॉन t, यानी टाइम। बेसिकली यहाँ पर t है, लेकिन मैं टाइम लिखा था सोचकर, ठीक है। और यहाँ पर क्या, ये जो s है वो डिपेंड कर रहा है टाइम पर, ये जो वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रहा है टाइम पर। ये इसका मतलब यही है। मान लीजिए कि टाइम है, सॉरी हाँ टाइम है, टाइम तो डिपेंड किसी पर नहीं करता है ना, तो टाइम तो डिपेंड करता है लेकिन हम लोग के सिलेबस में नहीं डिपेंड करता है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या कि देखिए क्या वेलोसिटी जो है ना डिपेंड कर रहा है ये x पर, डिस्प्लेसमेंट पर, ये इसका मतलब है, ठीक है। अलग अलग सिचुएशन में हम लोग दिया रहेगा, आप समझ सकते हैं ना क्या है, ठीक है। ओके, तो ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, f ऑफ x dx, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली। यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट x1 मतलब क्या है, 5 से लेकर 10 तक, लिमिट हम लोगों को 5 से लेकर 10 तक रखना है, ठीक। और यहाँ पर फोर्स का वैल्यू क्या दिया गया है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आप लोगों को आता है ना, ये 5 to 10 3x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 to 10 2x प्लस 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 to 10 3 dx, ठीक है ना। तो ये हो गया, क्वेश्चन का कोई काम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट 3 है तो बाहर आएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 5 से लेकर 10 तक, प्लस यहाँ पर 2 कांस्टेंट है यहाँ पर, उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 5 to 10 प्लस यहाँ पर 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ dx का क्या होगा, x कहाँ से कहाँ तक, 5 to 10, ठीक। तो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, 10 क्यूब माइनस 5 क्यूब प्लस 2 से 2 कट जाएगा, 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x में क्या डालेंगे तो 10 माइनस 5, ठीक है, 10 माइनस 5। ओके, तो यहाँ पर 10 का क्यूब क्या होगा, 1000 होता है, माइनस 125 प्लस 100 माइनस 25 प्लस 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 5 और 5 3 या 15। ओके, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 900 और 875 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 75 प्लस 15
यानी 5 5 5 15 1 7 14 15 16 1 8 9 965 जूल का वर्क किया। किसके दौरान? तो 5 मीटर से लेकर 10 मीटर तक जब ये फोर्स उस बॉडी पर लगता रहा तब तक के लिए। ठीक है, तो ये था वेरिएबल और कांस्टेंट फोर्स के बारे में सिंपली। ठीक है, बहुत आसान आज का टॉपिक था बेसिकली। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।